आज लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। करीब 24 घंटे के कठिन व्रत के बाद आज शाम श्रद्धालु देंगे डूबते सूर्य को अर्घ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ किसने किसने खाया खरना का प्रसाद, कहां है डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी। और दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। महापर्व छठ से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 महापर्व छठ। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जा रहा है। आज छठ का तीसरा दिन है। आज व्रती सबसे कठिन उपवासों में से एक का पालन करते हैं, जिसके बाद शाम को नदी किनारे डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ के लिए सभी घाटों पर खासे इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले छठ पर्व के दूसरे दिन मंगलवार को खरना के साथ उपवास की शुरुआत हो गई। छठ पूजा में खरना प्रसाद का बेहद खास महत्व होता है। मान्यता है कि प्रसाद को अधिक से अधिक बांटा जाए तो उसका पुण्य फल अधिक मिलता है। छठ को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले ही छुट्टी का ऐलान कर चुका है। बिहार में आम से लेकर खास तक आस्था का महापर्व छठ मना रहा है। पटना के एक अड़े मर्ग मुख्यमंत्री आवास पर छठ पर्व के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सुशील मोदी, मंगल पांडे सहित जेडीयू के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पटना में नेता ही नहीं, अधिकारी तक छठ की भक्ति में डूबे हैं। छठ पर्व को लेकर बिहार की राजधानी पटना के सभी प्रमुख घाटों को खास ढंग से सजाया गया है। पटना में मंगलवार सुबह से ही घाटों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके बाद उन्होंने चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर और गेहूं की रोटी का प्रसाद बनाकर खरना की परंपरा निभाई। छठ पूजा की धूम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घाटों पर भी नजर आई। गोमती नहर के पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग की गई और इंदिरा कैनाल से पानी भी छोड़ा गया। आज डूबते अर्घ्य की पूजा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। राम की नगरी अयोध्या में भी छठ पूजा के दूसरे दिन अच्छी खासी रौनक नजर आई। मंगलवार को दिन भर बाजारों में श्रद्धालु खरीदारी करते नजर आए। बाजारों में सूप, दौरी, फल और पूजा सामग्री की दुकानों पर काफी भीड़ दिखी। घाटों पर छठ पूजा को लेकर प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था भी की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर इस बार छठ पर्व मनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साबरमती नदी प्रदूषित होने की वजह से प्रशासन ने रिवर फ्रंट पर ही कुंड तैयार किए हैं, जिसमें नर्मदा नदी का जल भरा गया है। कोरोना के चलते प्रशासन ने सिर्फ 400 लोगों को पूजा की मंजूरी दी है। छठ के मौके पर मधुबनी आर्ट से सजे सामान की मांग बढ़ गई है। लिहाजा इस कला से जुड़े लोगों ने दिन रात मेहनत कर पूजा में इस्तेमाल सूप और टोकरी को सुंदर रूप दिया है। पटना में भी कई जगह मधुबनी आर्ट से जुड़े लोगों ने ऐसी वस्तुएं बाजार में उतारी हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे छठ पूजा की इजाजत की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि छठ पूजा करने वालों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए और उनके खिलाफ केस न दर्ज किया जाए। हाल ही में डीडीएमए ने निर्देश जारी कर यमुना तट पर छठ पर्व के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी थी। राफेल डील पर एक बार फिर से क्यों शुरू हुआ सियासी खेल। ब्रांड वॉच में पीएम मोदी के नाम का डंका और मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पिता, पत्नी और बहन ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात क्यों की। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र। राफेल डील पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर जवाब दिया और लिखा कि कांग्रेस के साथियों, लड़ते रहिए। केंद्र के खिलाफ लड़ाई में रुको मत, थको मत और डरो मत। राहुल ने आगे लिखा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। राफेल डील पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मीडिया पार्ट के दावे को सही मान लिया, लेकिन ये पूरा घोटाला एक बिचौलिए के जरिए 2007 से 2012 के बीच किया गया। तब सत्ता में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिचौलिए को 65 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रांड वॉच के एनुअल रिसर्च के नतीजों में पीएम मोदी को दूसरा स्थान मिला है। प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में टॉप 50 में पीएम मोदी के अलावा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक की संपत्तियों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। फडणवीस ने पूछा कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ी करोड़ों की जमीन नवाब मलिक परिवार ने 20 लाख में कैसे खरीदी। फडणवीस के आरोपों के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आज सुबह 10 बजे उन पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का वादा किया है। नवाब मलिक ने जमीन खरीद के बारे में जानकारी देने वाले को कच्चा खिलाड़ी बताया और कहा कि लैंड डील पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई। इसके अलावा उन्होंने फडणवीस पर सीएम रहते हुए अंडरवर्ल्ड के हाथों में खेलने का आरोप लगाया।
समीर वानखेड़े के पिता, पत्नी और बहन ने मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने कहा कि हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ये सच्चाई की लड़ाई है और हम लड़ने जा रहे हैं, हमें बस ताकत चाहिए। वहीं एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मिलकर आर्यन और वानखेड़े से जुड़े मामलों की जाँच में मदद मांगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार देश के प्रति उनके कार्यों और दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निभाने के लिए दिया गया। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव का भी दायित्व निभा चुके हैं। फिलहाल वो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे वर्तमान चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ और अतुल करवार को एनडीआरएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीबीआई ने सबमरीन लीक केस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन जोड़ने के लिए भारत सरकार से परमिशन मांगी है। मंगलवार को एक आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आरोपी की जमानत का विरोध किया और कहा कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। मामले में सीबीआई 2 नवंबर को 2 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पीएम मोदी 16 नवंबर को करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के विरोध करने के लिए क्या फैसला किया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को किसने दिया झटका? राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 सियासी संग्राम। पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। करीब 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के कारण पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी और व्यापार को भी फायदा होगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को बैठक में कई फैसले किए हैं। मोर्चा के किसान 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के अंत तक 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर दिन संसद भवन जाएंगे और वहीं पर बैठेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर से किसान आंदोलन में किसानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बठिंडा ग्रामीण सीट से विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान को दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रूबी कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव के पहले राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सामने सरेंडर कर दिया है। पंजाब सरकार ने एडवोकेट जनरल एपीएस डिविल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब राज्य में नए एजी की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को भी हटाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी इत्र लॉन्च किया। परफ्यूम की बोतल और बॉक्स लाल और हरे रंग में है। समाजवादी इत्र को कन्नौज से एसपी एमएलसी पम्मी जैन ने तैयार किया है और उनका कहना है कि ये परफ्यूम 2022 में नफरत को खत्म कर देगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि एसआईटी के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों की हत्या और महंगाई से परेशान यूपी में बीजेपी सांसद खेल प्रतियोगिता कर जनता का मजाक उड़ा रही है। बीजेपी में अगर हिम्मत है तो अपने विधायकों को भी सामने लाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में चुनाव से पहले ऐलान किया है कि उनकी पार्टी वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने एसपी और बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम आधारित चुनाव कराने का आरोप भी लगाया। मायावती के मुताबिक ये बीजेपी और एसपी की मिलीभगत है, लेकिन जनता इनके षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस आज हल्द्वानी में रामलीला मैदान में विजय शंखनाथ रैली का आयोजन कर रही है। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे और चुनाव का बिगुल बजाया जाएगा। रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान के बेरोजगार आज उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के 50 पदाधिकारी आज यूपी रवाना होंगे, जहां ये लोग कांग्रेस नेताओं की रैलियों में विरोध की रणनीति बनाएंगे। इनका आरोप है कि राजस्थान बेरोजगारों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज किस शहर में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को दिखाएंगे हरी झंडी? बेकाबू ऑडी कार ने कहां पर लोगों पर कहर बरपाया? किस किस शहर में धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ गया है और कहां पर स्टेशन मास्टर को धमकी वाली चिट्ठी मिली? राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 राज्य विशेष में आप देखिए।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन की शुरुआत करेंगे। कानपुर में आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा 31 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। सीएम योगी का आज दोपहर मथुरा जाने का भी कार्यक्रम है। मथुरा में योगी ब्रज रज उत्सव का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में कल एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने कहर मचा दी। बेकाबू ऑडी कार लोगों को रौंदते हुए सड़क किनारे बनी झुग्गी में जा घुसी। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम गहलोत ने मृतक के परिजनों को 2 लाख की मदद देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के देहरादून में एक शख्स ने ट्रेन के हाई वोल्टेज तारों को छूकर खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश से पहले इस शख्स ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोका। उसके बाद वो ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। हर्रावाला स्टेशन पर हाई वोल्टेज तार को छूते ही युवक ट्रेन की छत पर गिरने के बाद बेहोश हो गया। ट्रेन के ड्राइवर और टीटीई ने पुलिस कर्मियों की मदद से उसे नीचे उतारा। युवक बुरी तरह से झुलस गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन के क्रिश्चियन मिशनरी के बालिका छात्रावास में हिंदू छात्रों को बाइबल पढ़ाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के औचक निरीक्षण के दौरान छात्राओं के कमरे से बाइबल मिली। आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए छात्राओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्रावास संचालक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। झारखंड के धनबाद में पैसों का लालच देकर 3 आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन करने से नाराज संथाल आदिवासी समाज ने तीनों परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है, जबकि धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपनाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्टेशन मास्टर को चिट्ठी के जरिए स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चिट्ठी में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने जिहादियों का भी जिक्र किया गया है। दावा किया जा रहा है कि चिट्ठी लश्कर तैयबा की ओर से भेजी गई है, लेकिन खास बात यह है कि चिट्ठी हिंदी में लिखी है और इसमें कठिन हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चिट्ठी भेजने वाले का नाम मोहम्मद अजीज लिखा है। जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी मामले को लेकर केडीए हॉल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा भी करेंगे। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। कानपुर से अब तक जीका वायरस के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में चप्पल में मोबाइल डिवाइस लगाकर नकल कराने वाले मास्टरमाइंड तुलछाराम के घर से पुलिस ने कई मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस को यहां 8 जोड़ी विशेष डिवाइस लगी चप्पलें और वॉकी टॉकी भी मिले हैं। इसके साथ पुलिस को कई चेकबुक भी मिले हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में रीट की परीक्षा 26 सितम्बर को हुई थी। महाराष्ट्र के ठाणे के मुमरा में मोहम्मद उमर पैलेस की 5वीं मंजिल पर आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में जुट गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्या इस सर्दी में चीन भारत से युद्ध कर सकता है? चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सर्दियों में एलएसी पर युद्ध की गिदड़ भभकी दी है। चीन में लोगों के बीच खरीदारी को लेकर क्यों अफरा तफरी का माहौल हो गया है? क्या चीन ताइवान के खिलाफ भी युद्ध करने वाला है? साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। सर्दियों में एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जंग की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सर्दियों में एलएसी पर जंग मुमकिन है। सर्दियों के लिए चीन एलएसी पर अपनी सेना पीएलए की तैनाती बढ़ाने के साथ खाने पीने का स्टॉक भी पहुंचा रहा है। एलएसी पर चीन ने पहली बार अपनी सेना के लिए कई नई सुविधाओं की व्यवस्था की है। चीन की जिनपिंग सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपनी जनता को खाने पीने के सामान के साथ बाकी जरूरी सामानों का स्टॉक रखने के लिए बोला था। इसके बाद चीन में लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की होड़ लग गई है। सुपरमार्केट में लोगों के बीच छीना झपटी और धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आ रही है। चीनी सरकार के आदेश से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध भी हो सकता है। चीन और ताइवान के बीच हर दिन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान की सीमा के करीब तैनात है। पीएलए ताइवान में चीन के खिलाफ गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। चीन के फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। हाल के दिनों में चीन ने कई बार ताइवान की सीमा में फाइटर जेट के जरिए घुसपैठ की है। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने चीन को चेताया है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि अगर कोई देश हिंद और प्रशांत महासागर में बिना रोक टोक आने जाने में बाधा पहुंचाता है तो उसे न सिर्फ उसकी गलती का एहसास कराया जाएगा बल्कि जरूरत पड़ने पर भारत कार्रवाई भी करेगा।
एलएसी पर चीन की नापाक चालों से निपटने के लिए भारतीय सेना को खास रडार से लैस किया जाएगा। लो लेवल लाइट वेट रडार का इस्तेमाल चीनी सेना की खतरे का पता लगाने और इससे निपटने में किया जाएगा। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से निगरानी रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नए रडार से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के मानव रहित विमानों का भी पता लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर इन दिनों अफगानिस्तान के कंधार में अपना ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तालिबान ने नांगरहार प्रांत को मसूद अजहर को सौंप दिया है। नांगरहार में चल रहे कैंप का प्रभारी मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर है। जैश-ए-मोहम्मद यहां आतंकियों को आधुनिक हथियारों और गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी। बैठक से एक दिन पहले कल भारत के एनएसए अजीत डोवल ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की। इस बैठक में अफगानिस्तान में आतंकी खतरे को लेकर चिंता जताई गई। आज होने वाली बैठक में ईरान, रूस के एनएसए भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक से दूरी बना ली है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ समुद्री जाल बिछाने में जुटे हैं। इसी साजिश के तहत चीन ने पाकिस्तान को पहला विध्वंसक टाइप 04 स्टील्थ युद्धपोत सौंप दिया है। पाकिस्तान के लिए चीन 4 एडवांस स्टील्थ युद्धपोत बना रहा है, जिसे चीन के इशारे पर पाकिस्तान हिंद और अरब महासागर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दावा किया जा रहा है कि ये वॉरशिप किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। तालिबान राज में अफगानिस्तान के लाखों लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान की बड़ी आबादी पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड में कई इलाकों के सूखे की चपेट में आने की खबरें हैं। इससे बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालात इतने खराब है कि 2 करोड़ लोगों के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। साउथ चाइना सी पर चीन की दादागिरी का किसने दिया मुंहतोड़ जवाब? चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने कौन सी चाल चली है? अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान से ज्यादा किसको ज्यादा खतरनाक मानता है? और आने वाले दिनों में तालिबान की राह कौन करेगा मुश्किल? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। साउथ चाइना सी को लेकर चीन की दादागिरी पर जर्मनी ने कड़ा ऐतराज जताया है। जर्मनी के नौसेना प्रमुख ने कहा है कि साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा नहीं कर सकता है। जर्मनी ने कहा है कि चीन की वजह से हिंद प्रशांत महासागर में शांति और फ्री नेविगेशन को खतरा है। जर्मनी ने चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अपना युद्धपोत बायर्न को साउथ चाइना सी से पार कराने का भी ऐलान किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट प्लान को नाकाम करने के लिए अमेरिका कई देशों में करीब 10 बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इसकी शुरुआत सिग्नल और घाना से भी कर दी है। इन परियोजनाओं की फंडिंग बिल्ड बैक बिल्ड बेटर वर्ल्ड के तहत G7 के सदस्य देश करेंगे। अमेरिका की एक्सपर्ट टीम एशियाई देशों के दौरे पर भी जाएगी। तालिबान राज में हिंसा और अराजकता के बीच तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तालिबान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद दौरे में ट्रोइका प्लस की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, रूस, चीन भी शामिल हो रहा है। तालिबान सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद मुत्ताकी का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक के मुताबिक अगर तालिबान IS खुरासान पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो तालिबान के विरोधी गुट खुरासान से जा मिलेंगे। ऐसे में तालिबान के लड़ाकों का भी खुरासान की ओर झुकाव हो सकता है। अलकायदा और IS के लगातार हमलों से अफगानिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक के मुताबिक अगर तालिबान IS खुरासान पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो तालिबान के विरोधी गुट खुरासान से जा मिलेंगे। ऐसे में तालिबान के लड़ाकों का भी खुरासान की ओर झुकाव हो सकता है। अलकायदा और IS के लगातार हमलों से अफगानिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाइने इन दिनों वियतनाम के दौरे पर हैं। इस दौरे में मारिस पाइने ने वियतनाम के विदेश मंत्री बुय थान सोन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था में सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने वियतनाम के PM फाम मिन चिन से मुलाकात की। दुनिया को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की झूठी तस्वीर दिखाने वाले चीन की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। जापान का सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन चीन में निवेश के बाद घाटे में चला गया है। जुलाई सितंबर की अवधि में इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सॉफ्ट बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसे $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रिसाइकिल प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। आग का धुआं काफी दूर से ही आसमान में उठता दिखाई दे रहा था। अब तक ये नहीं पता चला कि आग कैसे लगी और इसमें कितने का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड फिलहाल आग पर काबू पाने की कवायद में जुट गया है।
इथियोपिया में चल रहे गृह युद्ध से हालात काफी खराब हो चुके हैं। विद्रोहियों ने बंधक बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के 6 स्टाफ को आजाद कर दिया है, लेकिन 16 स्टाफ अभी भी उनके कब्जे में हैं। विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने युवाओं से सेना में भर्ती होने की अपील की है। राजधानी अदीस अबाबा और आसपास के कई स्कूल लड़ाई से विस्थापित हुए 17 लाख लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।